हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी में। आज के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को संधि में स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था। स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोगों ने संधि का पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के संधि पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने शुरू से संधि के बारे में बताया है कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने हैं, और उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो उसको पढ़ना आप लोगों को ज़रूरी है, तब उसके बाद व्यंजन संधि आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग स्वर संधि वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाने वाला हूँ, तो ये भी क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए जो है इस क्लास को आखिरी तक देखिएगा और अपने दोस्तों में अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि क्या होता है, किसे कहते हैं, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग व्यंजन संधि पे कि व्यंजन संधि आखिर होता क्या है। व्यंजन, जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं क से लेकर के ज्ञ तक जो हमारे व्यंजन हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई शब्द है, अगर उसका संधि विच्छेद किया गया है तो वहाँ पर पहला जो मतलब संधि विच्छेद करने का जो शब्द होगा उसमें क्या होगा, व्यंजन रहेगा। और उसके बाद जो दूसरे तरफ जो शब्द आएगी वो या तो स्वर रहेगा या तो व्यंजन रहेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। मतलब जो वर्ण रहेगा, यहाँ पर शब्द नहीं होगा, वर्ण होगा, कि मतलब कोई शब्द को खंडित किए, टुकड़ा किए, तो वहाँ पर जो वर्ण रहेगा तो पहला वर्ण क्या रहेगा, व्यंजन, और दूसरा वर्ण क्या रहेगा, वो आपका स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो हमारा क्या कहलाएगा, ये व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक ना। तो व्यंजन संधि को याद रखना है कि जब व्यंजन रहे, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाता है तो वो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। अब बात ये करेंगे कि व्यंजन संधि के नियम क्या क्या है। व्यंजन संधि तो सब लोग जानते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाएगा तो व्यंजन संधि कहलाता है। तो इसके नियम क्या होते हैं व्यंजन संधि के, उस पर जो है थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो व्यंजन संधि का पहला नियम कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी कि जो हम लोग वर्ग पढ़ते हैं, कवर्ग हम लोग पढ़ते हैं, चवर्ग पढ़ते हैं, टवर्ग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग का वर्ग होता है क से लेकर के म तक 5 वर्ग हैं। हम आप लोगों को वर्ण वाले पाठ में पढ़ाए भी थे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये हमारे वर्ग हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, पहला मतलब क, च, ट, त, प, सारे वर्ग का, तो सारे वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या होता है, तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। यानी क का ग बन जाता है, च का ज बन जाता है, ट का ड़ बन जाता है, त का द बन जाता है, प का ब बन जाता है। यानी पहला वर्ण का तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, व्यंजन संधि का पहला नियम कह रहा है। तो यानी अगर इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे तो उदाहरण से समझेंगे। कह रहा है यहाँ पर उदाहरण देखिएगा आप लोग कि दिक धन अंत। तो यहाँ पे दिक में जो क है ये क्या है, आपका जो कवर्ग है उसका पहला वर्ण है क, और उसके बाद अंत है, तो इसको अगर मिलाएंगे तो क्या बन गया, दिगंत बन गया। तो यहाँ पे दिगंत बना तो क का क्या बन गया, तीसरा वर्ण ग में परिवर्तन हो गया। इसी तरह दिक धन गज है तो दिग्गज हो गया। तो दिक क्या है, ग, दिक में क जो है पहला वर्ण है और उसके बाद ये परिवर्तित हो गया तो दिग्गज बन गया। तो ग में इसका तीसरा वर्ण, जो कवर्ग का तीसरा वर्ण हो गया ग, वो आ गया। उसी तरह दिक दर्शन है तो दिग दर्शन हो गया, दिगंबर है तो दिगंबर हो गया, वाक धन इस है तो वागीश हो गया, दिग्धन विजय तो दिग्विजय हो गया, वाग्धन दत्ता वाग्दत्ता हो गया, ऋद्क धन वेद हो गया तो ऋग्वेद हो गया। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर पहला वर्ग रहे, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण रहे, ठीक, और उसका हमें संधि बनाना है
तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहले अक्षर का तीसरे में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, ठीक ना। इसके बाद बात करेंगे दूसरा नियम का। तो दूसरा नियम क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण का क्या होता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पहला में क्या था कि पहला का तीसरा में परिवर्तित हो रहा था, अब कह रहा है कि पहला का पांचवा में परिवर्तन होगा। जैसे क का अंग में, च का य में, ट का अड़ में, त का न में, प का म में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये कैसे समझेंगे, तो इसके उदाहरण से समझेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि वाक धनमय बराबर वांग्मय। तो यहाँ पे क क्या है, प्रत्येक जो क वर्ग है हमारा उसका पहला वर्ण है, तो उसका हम पांचवा में परिवर्तन किए तो क्या हो गया, वांग्मय हो गया। उसी तरह उत्धनमत है तो उन्मत हो गया, चित्त धनमय है तो चिन्मय हो गया, षट धनमास हो गया षणमास हो गया, षट धनमुख हो गया षणमुख हो गया, तत् धनमय तन्मय हो गया, जगत धननाथ जगन्नाथ हो गया, अप धनमय हो गया अम्मय हो गया। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोगों का कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर रहेगा, पहला अक्षर तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो पांचवा में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, पांचवा में। तो वहाँ पर हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है तीसरा में परिवर्तित हो रहा है तो वो भी व्यंजन संधि है, ठीक। इसके बाद अगला नियम जो है, तीसरा नियम क्या कहता है, इस पे समझिएगा आप लोग। 6 संबंधित नियम दे रहा है। 6 संबंधित नियम में ये कह रहा है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद अगर 6 आ जाए, जैसे ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो अ हो गया हमारा, उसके बाद जो है छोटी ई हो गया, अ के बाद छोटी ई, ठीक। उसके बाद छोटा ऊ हो गया हमारा, और ऋषि वाला री हो गया। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो आ, उसके बाद बड़ा ऊ, फिर उसके बाद हमारा ए, आए, फिर ओ, ठीक, ओ, औ, ये सब हमारे क्या है। और यहाँ पर जो एक चीज़ बड़ी ही छूट रहा था तो बड़ी, तो ये टोटल क्या हो गया हमारा, 7 दीर्घ स्वर हो गया और 4 हमारा ह्रस्व स्वर हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर रहे और उसके बाद अगर 6 आ जाए तो हमारा 6 संबंधित नियम क्या कहता है, तो वो च में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके बाद वो व्यंजन संधि बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग समझिएगा, लिखा है स्व धन छंद, तो स्व में व में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। व को अगर हम तोड़ेंगे तो आधा व और अ मिलेगा, तो अ आ रहा है इसमें। परी में अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो परी, र में क्या है, र है और छोटी ई है इसमें। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर आ रहा है सबसे पहले और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर 6 का प्रयोग किया गया है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर रहे उसके बाद 6 आ जाए तो हमारा क्या होगा, वो च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे स्वधन छंद लिखा है तो स्वच्छंद हो गया, परिधन छेद लिखा है तो परिच्छेद हो गया, अनुधन छेद लिखा है तो अनुच्छेद हो गया, छत्र धन छाया हो गया तो छत्र छाया हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि च में परिवर्तन हो गया है, च में परिवर्तन हो गया है। तो याद रखना है कि ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर रहे और उसके बाद 6 है तो वो च में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला नियम पे हम लोग चलेंगे, चौथा नियम जो हमारा क्या है, त संबंधित नियम है। त संबंधित नियम क्या कह रहा है, इस पे आप लोगों को गौर करना है, ध्यान देना है। त संबंधित नियम में ये कह रहा है कि अगर जो हमारा मतलब कि शब्द है, संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो क्या होता है कि एक तरफ जो वर्ण होगा तो अगर त आएगा, ठीक, और एक तरफ जो है क्या होगा कि च या छ आएगा, ठीक ना, च या छ। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि च या छ आए तो वहाँ पर हमारा जो क्या होगा, च में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम सबसे बड़े वाले को लेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग समझिएगा, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया, उच्चारण दिया गया है, तो उच्चारण को लेकर के हम लोग समझेंगे। यहाँ पर उदाहरण हम लिख देते हैं, उत धन चारण लिख देते हैं, ठीक ना, उच्चारण। तो यहाँ पर उच्चारण बराबर क्या होगा, उच्चारण होगा, क्या होगा, उच्चारण होगा। तो अब समझना ये है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले जो वर्ण आ रहा है त आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो मतलब यही कहा गया है इस नियम में, त संबंधित नियम में, कि अगर हमको व्यंजन संधि बनाना है कि पहले क्या है, त आए, तो के बाद क्या आ जाए, अगर च या छ रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, च में उसका परिवर्तन कर देंगे। अगर तो के बाद जो है ज या झ आ जाए तो क्या करेंगे, ज में परिवर्तन कर देंगे। ट के बाद जो अगर ट या ठ आ जाए तो उसको ट में परिवर्तन कर देंगे। ट के बाद अगर ड या ढ आ जाए तो ड में परिवर्तन कर देंगे। अगर त के बाद जो ल आ जाए तो उसमें हम ल में परिवर्तन कर देंगे। जैसे उत धन चारण लिखे तो पहले त आ रहा है पहला वर्ण और उसके बाद च आ रहा है, तो च आ रहा है तो च का फिर परिवर्तन किस में करेंगे, च में।
तो क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ऐसे ही और सारे उदाहरण हैं, तो और सारे उदाहरण को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दे रहा है उत धन चारा बराबर उच्चारण। उसी तरह दे रहा है जगत धन छाया, तो जगत पहले त आ रहा है फिर छ आ रहा है, तो त और छ में कंसेप्ट में क्या होगा, परिवर्तन किस में होगा, तो च में ही, तो ये क्या हो गया, जगत छाया हो गया। उसी तरह सत धन चरित्र है, तो क्या हो गया, सच्चरित हो गया। सत धन जन, तो सज्जन हो गया। जगत धन जननी, जगत जननी हो गया। उत धन ज्वल, उज्ज्वल हो गया। अब एक चीज आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर जो है आधा त है और यहाँ पर आधा ज है, तो इसको मिलाएंगे तो हमारा जो है क्या होगा, त और ज का कॉन्सेप्ट में आधा ज होगा और जो आधा ज है वो रहेगा ही। तो उज्ज्वल कभी भी हम लोग आधा ज, दोनों आधा ज से लिखते हैं उज्ज्वल, कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं उज्ज्वल। कई लोग देखते हैं कि उज्ज्वल क्या करते हैं, उज्ज्वल जो है ऐसे उ लिख दिए, फिर उसके बाद आधा ज, फिर पूरा ज और वो ल, उज्ज्वल लिख देते हैं, तो ये गलत है। उज्ज्वल जो है ऐसे होगा। और याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा कि त के बाद च और छ आ जाए, ट के बाद जो है ट और ठ आ जाए, तो वो सब में क्या परिवर्तन हो जाएगा, हमारा जो उसका बड़ा वर्ण होगा उसी में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आगे दे रहा है कि बृहत धन टीका, तो बृहत धन टीका, तो बृहत टीका, तो बृहत टीका हो जाएगा। उत धन डयन, तो उड्डयन हो जाएगा। उत धन लास, उल्लास हो जाएगा। तत् धन लीन, तल्लीन हो जाएगा। उत धन लेख, उल्लेख हो जाएगा। तो याद रखना है आप लोगों को त संबंधित नियम में। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर त के बाद च छ आ जाए, ज झ आ जाए, ट ठ आ जाए, ड ढ आ जाए, ल आ जाए, तो उसका जो पहला और बड़ा जो वर्ण होगा उसी में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे अगले नियम पर। अगला नियम हमारा क्या है, न संबंधित नियम है। न संबंधित नियम मतलब ये कह रहा है कि अगर री, र और स वर्ण आए और उसके बाद न का प्रयोग किया जाए तो उस हमारा परिवर्तन कित में हो जाता है, तो अण में। जैसे ट ठ ड ढ पढ़ते हैं हम लोग, ट ठ ड ढ अण, तो ट ठ ड ढ अण में जो है क्या होता है, हमारा ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिधन नाम है, तो परि र क्या हो रहा है, पहले आ रहा है वर्ण, पहले आ गया और उसके बाद न आ रहा है, तो परिवर्तन किस में होगा, तो परिणाम यानी ण में। उसी तरह राम धन अयन है, तो यहाँ पर म है, पहले रा है, तो रा का प्रयोग किया गया है, रा र, और उसके बाद जो है हमारा क्या होगा कि न आ गया है, तो किसमें परिवर्तन होगा, तो रामायण में। ठीक। उसी तरह सोस धन अन है, तो सोस ये स जो हमारा मूर्धन्य स है, तो मूर्धन्य स पहले वर्ण में आ गया और उसके बाद अन है तो न आ रहा है, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन गया, शोषण बन गया, तो ड़ का में परिवर्तन हो गया। उसी तरह प्रधन मान है, तो क्या होगा, प्रमाण हो गया। कृष्ण धन न है, तो कृष्ण हो गया। तो समझना है आप लोगों को कि अगर हमारा जो है व्यंजन संधि कहता है कि पहले री या र और स आए और उसके बाद जो है न वर्ण का प्रयोग किया जाए तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन किसमें हो जाता है, तो ड़ में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आगे और भी उदाहरण दिया गया, जैसे विष धनु विष्णु हो गया, री धन न ऋण हो गया, हर धन न हरण हो गया, तिष धन न तृष्णा हो गया, भर धन न भरण हो गया। तो ये हमारा क्या है, न संबंधित नियम है। री र स के बाद अगर न आए तो हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो अण में परिवर्तन हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले नियम पर। अगला नियम हमारा स संबंधित नियम है। अगर दांती स संबंधित नियम में कह रहा है कि दांती स वर्ण में मतलब कि किसी शब्द में ये दांती स वर्ण रहे, अगर हमको व्यंजन संधि बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको मूर्धन्य स के स में परिवर्तन कर देंगे। जैसे अभिधनसेक है, अभिधनसेक है तो स क्या आ रहा है, दांती स है, तो इसको हम परिवर्तन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। अनुधन संग हो गया तो अनुसंगी हो गया। विधन सम हो गया तो विषम हो गया। तो स में क्या है, सम में से दांती स लगा है, सब में यहाँ पर दांती स का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका परिवर्तन किए तो क्या बन गया, हमारा मूर्धन्य स में परिवर्तन हो गया। ठीक। तो यहाँ पर अभिधनसिक बराबर अभिषेक, अनुधन संगी बराबर अनुसंगी हो गया। विधन सम बराबर विषम, विधन साध बराबर विषाद, निधन सिद्ध बराबर निषेध, सुधन सुषुप्ति बराबर सुषुप्ति, सुधन समा बराबर सुषमा। तो यानी स्वसंबंधित नियम यही कहता है कि अगर हमारा कोई शब्द है और उसमें दांती स जो है प्रयोग किया गया है तो फिर वहाँ पर जो क्या होता है, हमारा व्यंजन संधि में दांती स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे अगले नियम पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। इसमें जो है एक चीज़ आप लोगों को जानना है
क्या चीज़ वो आगे मैं बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से म संबंधित नियम को देखिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा। कह रहा है यहाँ पर म संबंधित नियम में कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का जो है नासिक यानी अंग, य, ड़, न और म शामिल हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझना है कि म के बाद जैसे शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है और शब्द जैसे संकलन लिखा हुआ है, तो इसको संधि विच्छेद किए हैं। तो सबसे पहला जो संधि विच्छेद किए हैं तो पहले वाले वर्ण में क्या म आ रहा है, ठीक, म, और उसके बाद आगे क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर कि म के बाद यानी इस म के बाद अगर जिस वर्ग का व्यंजन आ रहा है, तो जिस वर्ग का व्यंजन यानी क वर्ग का यहाँ पर व्यंजन आ गया, क है तो क वर्ग का, तो उसी वर्ग का नासिक यानी पांचवा अक्षर को हम लोग लिखते हैं। उसी वर्ग का क्या करते हैं, पांचवा अक्षर को हम लोग लिख देते हैं। जैसे क है तो क का क्या होता है, अंग होता है, अंग। तो अंग लिखेंगे नहीं, वहां पर क्या होगा, बिंदु का यानी अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा, ठीक ना। किसका प्रयोग हो जाएगा, अनुस्वार का, अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। और जैसे समधन कलन लिखे तो संकलन, संकलन, तो संकलन बोल रहे हैं तो यहाँ पर अंग का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह जैसे मान लीजिए समधन पूर्ण लिखा है तो सम म है और प जो है ये किस वर्ग में आता है, तो प वर्ग में आता है, तो उसका पांचवा अक्षर क्या होता है, म। तो संपूर्ण बोलते हैं, संपूर्ण। तो यहाँ पे संपूर्ण बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा म का उच्चारण हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब यही है म संबंधित नियम में कि म के बाद जो भी वर्ग का व्यंजन आएगा, चाहे क वर्ग का हो, चाहे आपका जो है प वर्ग का हो, चाहे ट वर्ग का हो, चाहे आपका जो है च वर्ग का हो, उसका क्या हो जाएगा, हमारा पांचवा अक्षर जो नासिक के व्यंजन है उसका हम प्रयोग करते हैं या फिर अनुस्वार आ जाता है। जैसे लिखा है समधन गति, तो क्या हो जाएगा, संगति। तो संगति अंगा का उच्चारण हो रहा है। परम धनतु तो परंतु, परंतु। समधन विधान, संविधान, संविधान, तो वी जो है वह। तो यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को कि अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं म संबंधित नियम में, यानी बिंदी लगा देते हैं। एक चीज म संबंधित नियम में आप लोग को नोट करना है, कह रहा है यहाँ पर कि यदि म के बाद म आ जाए, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे संविधान लिखे थे तो सम धन विधान लिखे थे ना। संविधान में क्या लिखे थे, सम धन विधान लिखे थे संविधान में। तो संविधान जो लिखे हम अभी, तो सम लिखे सम, उसके बाद धन विधान लिखे, तो क्या हो गया, संविधान बन गया हमारा। क्या बन गया, संविधान। तो अब बात ये समझना है कि यहाँ पर पहले म था, ठीक, और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आ गया तब इसको मिलाया तो संविधान बना, ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर दिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यदि पहले भी म आ जाए और बाद में भी म है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वितत्व का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि दो बार म का प्रयोग कर देंगे। जैसे समधन मान लिखा है तो सम्मान हो जाएगा, समधन मति लिखा है तो सम्मति होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, दो बार म का प्रयोग किए, एक आधा म का, एक पूरा म का। तो यानी आपको ध्यान देना है कि म के बाद अगर म आ जाएगा और व्यंजन संधि जानना है तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा कि वहाँ पर द्वितत्व का प्रयोग कर देंगे, यानी दो बार म का प्रयोग हो जाएगा। तो इसको नोट करके आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आखिरी नियम जो हमारा है वो त संबंधित नियम है। त संबंधित नियम पे भी जो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है त संबंधित नियम। एक तो त संबंधित नियम वो था, उसको बताएं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। एक ये भी त संबंधित नियम है, यानी कह रहा है कि त के बाद, इसमें भी त संबंधित नियम में कह रहा है कि अगर त के बाद जो है तलाबी श आ जाए, ठीक, तलाबी श आ जाए और उसके बाद ह आ जाए, ये कह रहा है। तो फिर हम कैसे उसको जो है व्यंजन संधि में परिवर्तन करेंगे, तो इसको समझना है कि कह रहा है कि त के बाद अगर तलाबी श आ जाए तो त का क्या होता है, च में परिवर्तन हो जाता है और तलाबी स का छ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। उसी तरह अगर त के बाद अगर ह आ जाए तो त का द में परिवर्तन हो जाता है, ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। आइए कैसे होगा, तो उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए ये दो उदाहरण जो है त का स में परिवर्तन होने का बता रहा है कि अगर त के बाद अगर स आ जाएगा, स में परिवर्तन नहीं, त के बाद अगर स आएगा तो त का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो च में, ठीक। त का च में परिवर्तन हो जाएगा और स का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो छ में परिवर्तन हो जाएगा। यही ना बाबू बोला है कि त का अगर त रहे, ठीक, त वर्ण आ जाए और बाद में स आ जाए, स वर्ण,
तो त का किस में परिवर्तन होगा, च में, और स का छ में हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण में आप लोग बाबू समझिएगा, कह रहा है कि उत्धन श्वास, तो यहाँ पर क्या है, आधा त पहले आ रहा है और फिर स जो है आधा स पहले आ रहा है, तो त का किस में परिवर्तन कर देंगे, च में। तो त आधा त है तो आधा च हो जाएगा, और आधा स है तो आधा स का परिवर्तन क्या कर देंगे, आधा छ में करेंगे। तो आधा छ यहाँ पर है तो क्या लिखा गया, उच्छ्वास लिखा गया। क्या लिखा है बाबू, उ आधा च फिर आधा छ वा स, उच्छ्वास। ये क्या लिखा गया बाबू, उच्छ्वास। उसी तरह सत धन शास्त्र लिखा है, तो आधा त का किस में परिवर्तन कर दिए, आधा च में, और सा है तो पूरा छ हो जाएगा, तो यहाँ पर छा हो गया, तो सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र हो गया। इसी तरह दूसरा नियम क्या था, कह रहा था कि त आए और त के बाद अगर ह आ जाए, ठीक ना, ह आ जाए तो त का किस में परिवर्तन कर देंगे, तो त का द में परिवर्तन हो जाएगा, और ह का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो ध में। जैसे तत् धन हित है तो आधा त है तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधा द में। अहित है तो ह पूरा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा, तद्धित, तद्धित हो जाएगा, तद्धित। उसी तरह उत्धन हृत है तो उद्धृत हो जाएगा, उत्धन हार है तो उद्धार हो जाएगा, उत्धन हत है तो उद्धृत हो जाएगा। यानी ह संबंधित नियम यहाँ पे कह रहा है कि त रहे तो त का द में परिवर्तन हो जाएगा और ह का ध में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये व्यंजन संधि था, इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, तभी आप लोग जो है व्यंजन संधि को समझ पाइएगा। ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, तो ये तो मैं नियम के अनुसार आप लोगों को बता दिया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी संधि दिए गए हैं एग्जाम में आप लोगों से संधि का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। बाकी ये पार्ट ख़त्म होने के बाद जो है मैं इसका ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर के आऊँगा, तो आप लोग जो है उसको भी ज़रूर कीजिएगा। इस क्लास के बाद जो है अब बचा है हमारा विसर्ग संधि, तो नेक्स्ट क्लास में मैं विसर्ग संधि को आप लोगों को बताऊंगा। आज के इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री में PDF नोट्स मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई करते रहिए, और कमेंट में बताइएगा कि ये आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।